Nika's brand. Good evening. Am I audible? Oh. रुक जाओ बेटा, थोड़ा रुक जाओ. गुड मॉर्निंग, सॉरी. गुड इवनिंग प्राची. हाय रियाज. हाय अभिलिप्शा. आ जाओ. 1 मिनट रुको. मैं भेज देती हूँ एक बार ग्रुप में. ठीक है बेटा, बट देख लेना, क्योंकि ट्रस्ट में मैं भी बाहर ही थी मतलब यू ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज गोइंग ऑन. मैं एग्जैक्ट 7:47 में आके अभी पहुंची. एंड देन आई स्टार्टेड. ठीक है, आप जाओ, रिकॉर्डेड देख लेना. ओके. हाय डोरेमी. गुड इवनिंग जागृति. गुड इवनिंग डोरेमी. और कहाँ गए बच्चे? गुड इवनिंग भावना. आ जाओ सारे यार. मैं खुद बहुत टायर्ड. आई रियली वांट टू फिनिश एवरीथिंग फास्ट एंड जाके खुद थोड़ा रेस्ट लूं मैं. आ जाओ यार. ठीक है, और वेट करते हैं 1 से 2 मिनट. ओके. लेट्स सी इफ दे आर कमिंग एंड देन विल स्टार्ट. ओके. और बाकी ज्यादा वेट नहीं करेंगे. गुड इवनिंग निहाल. आ जाओ यार जल्दी जल्दी. कितनी लेट करते हो तुम सब? 8 बजे नॉर्मली क्लास होता था. आज है 8:15 को. लेकिन फिर भी आप लोग लेट कर रहे हो. मैं ट्रस्ट में इतनी थक गई हूँ ना, इतनी थक गई हूँ लास्ट कुछ दिनों से. एंड आज आई एम टेलिंग, आई रीच्ड हियर शार्प एट 7:47. टाइम हुआ था, मैं गेट के अंदर आई, इट वाज 7:47. एंड उसके बाद भी बच्चे नहीं आएंगे तो मुझे कैसा फील होगा यार. जल्दी आओ. मोर 1 मिनट, देन विल स्टार्ट. जिसको आना है आएंगे, जिसको नहीं आना है नहीं. क्या कर सकते हैं भाई. आज ज्यादा देर होगी होगी भी नहीं बेटा. आज बहुत कम होगी. जो हमने अरेनियस इक्वेशन पढ़ा था बस वही होगा. एंड वन पार्ट दैट इज कॉलिजन थ्योरी, खत्म. और कुछ होगा ही नहीं. इतना कम है, इसलिए मेरे को आज DPP 1 भी कराना है. अगर उस टाइम में आपको मतलब आप अगर अच्छे फील कर रहे होगे तो रहोगे. नहीं तो DPP 1 बाद में देख लेना. ओके. लेकिन ये कर लो, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स आधा घंटे में खत्म हो जाएगा. वो ज्यादा है नहीं.
और इसमें क्वेश्चंस भी मैं डीपीपीज में दूंगी, इतने क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, इतने क्या, शायद कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है इसमें, मतलब मैं नहीं लाई हूँ आज। ओके, क्यों नहीं लाई हूँ, लाइक आप खुद भी सोच सकते हो, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, बहुत ही कम, इतने में नोट्स ही बना दिया, आई वाज लाइक हैप्पी। और हाँ, एक चीज आप सब याद रखो भाई, कल से सोल्यूशन शुरू होगा, कल से मतलब नेक्स्ट वीक तो मंडे क्लास नहीं रहेगा, यू आई सेड यू ऑल, कल रहेगा हमारा क्लास थर्सडे को। ओके, हाँ 8 बजे जैसे रहता है, एंड सोल्यूशन फर्स्ट लेक्चर होगा कल। ओके, फिर मैं कंप्लीटली ऑफ हो जाऊंगी ट्यूसडे तक। हाँ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, और लेट नहीं करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अन्या योर पीसी मेंटोर ऑन आदित्य भैयास प्लेटफॉर्म। सो हाँ, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, चलो मैं एक बार बता देती हूँ पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में। तो ये चीज एक आप जान लो, जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप लेना है अभी भी चांस है, क्योंकि बच्चे आ सकते हैं, बट द प्राइस इज नाउ 5000। ओके, 6 महीने के लिए ऑफर था, वो खत्म हो गया 2 अक्टूबर तक, इसके बाद ऑफर आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर लेना है अभी ले लो, बिकॉज आई डोंट नो, ये शायद प्राइस और भी इंक्रीज हो सकता है। एंड व्हाट वी गारंटी इज 1:1 इंटरेक्शन, हमेशा मेंटोर आपके साथ रहेंगे, एंड द मेंटोर्स आर फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स। आप नीट के एक जर्नी में हो, एंड दिस जर्नी डज नॉट ओनली मीन कि आपको क्वेश्चन करना है, लेक्चर देना है, खत्म, नहीं, बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी चीज, राइट। सो इट इज अपॉन यू, अगर आपको लेना है टेक इट। आपको यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, वो भी 100+। ओके, लास्ट ईयर आदित्य जोशी के टीम ने भी, लाइक हमने 620+, सॉरी 712+ मार्क्स के हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, एंड 712+ आए थे क्वेश्चन, राइट। सो इट इज अपॉन यू, अगर लेना है देन यू कैन टेक इट। ओके, चलो विल स्टार्ट, दैट इज कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको याद होगा, जब मैं मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा रही थी, मैंने एक चीज बोला था, कैसे दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके, जब वो कोलाइड करते हैं तब क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, याद है कि नहीं, है कि नहीं। तो बस वही है कॉलिजन थ्योरी, देख लो एक बार क्या लिखा है, फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर देयर मस्ट बी कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोलाइजन होना चाहिए किसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच। देखो बेटा, आज कम बच्चे, आई डोंट नो व्हाई, यही होता है हमेशा, जब लेक्चर की लास्ट पार्ट आ जाती है बच्चे कम हो जाते हैं, शायद क्या होता है, आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एट दिस पॉइंट। जब मैं खुद थक के आके आपकी क्लास लेती हूँ, एक वीक में 3 क्लासेस, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑल, then also you all are not coming, this is disappointing, and I don't know what I am feeling right now, I just can't express, trust me I can't, वो कैसा फीलिंग है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना नहीं हो पा रहा है बच्चों से। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो ठीक है, जितने ही बच्चे हैं रिप्लाई देते रहो, ओके, सो दैट एटलीस्ट आई नो कि आप लोग देख तो रहे हो लेक्चर। ओके, चलो ठीक है। फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर देयर मस्ट बी कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये मैंने बताया था भाई, मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, देख लो भाई क्या इंपॉर्टेंट है, इज दिस कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, जो कॉलिजन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आप जान लो, जानने के लिए बोला है। अब देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इज दिस इफेक्टिव कॉलिजन्स, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो मैं बताती हूँ। भाई ये ज्यादा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इससे करते हैं। हाँ, now why this is important, because value for gaseous reaction is very high। ओके, गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाँ, ये जो कॉलाइजिंग थ्योरी है ना, इसकी लिमिटेशन भी है, मतलब ये कितने तक हो सकता है, लिमिटेशन मींस यू ऑल नो, हमने रदरफोर्ड में भी पढ़ा था, ड्रॉबैक्स, राइट। तो कॉलिजन थ्योरी में क्या होता है, दैट इज कि ये गैसियस रिएक्शन में ही एप्लीकेबल हो सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस, कि कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, गैसियस रिएक्शन में ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो हमें क्या बोला है, वैल्यू फॉर गैसियस रिएक्शन इज वेरी हाई, जो इनकी वैल्यू होता है दैट इज वेरी हाई, बट सब चीजें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जो कन्वर्ट होते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं क्या,
effective collision. देख लो, value for gaseous reactant is very high, but only a small fraction of these collisions are capable to convert reactant into product. Okay? क्या? But only a small fraction, मतलब एक छोटी सी fraction of these collisions are capable to convert a reactant into product. समझे? और वही जो छोटा सा फ्रैक्शन जो कन्वर्ट कर पाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, हम उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन. एंड ये जो इफेक्टिव कॉलिजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसको आपको जानना चाहिए कि भाई इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, क्योंकि कॉलिजन होते रहते हैं भाई, सराउंडिंग में कॉलिजन हमेशा होते रहेंगे. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, वहां पे मॉलिक्यूल्स है, हर जगह मॉलिक्यूल्स है, आपके बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स है, वो तो कोलाइड करते रहेंगे. लेकिन इफेक्टिव वही होते हैं मतलब टोटल में से जो स्मॉल फ्रैक्शन जो कन्वर्ट कर पाते हैं किसको? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वही हो पाते हैं क्या? इफेक्टिव कोलिजन. समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया? और पता है मतलब ये जो गैसियस रिएक्शन में इतना हो पाता है, मतलब वैल्यू फॉर गैसियस रिएक्शन इज वेरी हाई. मतलब गैसियस रिएक्शन में कोलिजन इतना होता है, इतना होता है, मतलब यू कांट लाइक दिस हैपेंस. पता है कितना से कितना होता है? ये 10 टू द पावर 25 से लेके 10 टू द पावर 28 कॉलिजन्स पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. कितना? पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने कॉलिजन्स हो जाते हैं पर सेकेंड में. मतलब आप सोचो कितने होते हैं एक सेकंड में. हम एक बोल देते हैं भाई, सेकंड हो जाता है खत्म. वन, माई सेकंड इज डन. इस सेकंड में 10 टू द पावर 25 से लेके 10 टू द पावर 28 कॉलिजन्स हो जाते हैं. तो आप खुद सोचो कितने हाई है, कितने ज्यादा. सो उनमें से जो स्मॉल फ्रैक्शंस जो कि कैपेबल है टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दोस आर व्हाट? इफेक्टिव. डन? क्लियर? अभी तो क्लियर हो गए होंगे. हाँ. डन बेटा जी. चलो ठीक है. तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन देयर शुड बी टू कंडीशंस. क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए भाई जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, जो रिएक्ट कर रहा है किसमें? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए. ये तो हमारी केमिस्ट्री का रूल है भाई. वही चीज स्टेबल होता है जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, राइट? वही चीज स्टेबल होता है. सिमिलरली इफेक्टिव कोलिजन भी उसी के ऊपर काम करता है जिसके पास minimum amount of energy होता है. And the second is what? Second is proper orientation of collision. अब ये चीज मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये जो कॉलिजन पार्ट है, सॉरी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी में भी हेल्प करता है. सो उसमें मैं टोटल आपको समझा दूंगी. ठीक है? डन. अभी चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, चलो. तो आप मुझे बिना देखे जो मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे सिर्फ बताओ ये जो ग्राफ है ये कौन सी रिएक्शन की ग्राफ है, एंड ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, मुझे बताओ फर्स्ट ग्राफ कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ग्राफ कौन सी रिएक्शन है? बताओ. बताओ बेटा जी. बताओ. रिवाइज करते रहा करो, मत भूलो ये सारी चीज. नहीं, ऑर्डर वाला नहीं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताओ. ऑर्डर वाला नहीं, वो तो ट्रांजिशन में बताया था. ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताओ, कौन सा वाला एक्सो है, कौन सा वाला एंडो है? बताओ. बताओ. बी वाला एंडो है एंड फर्स्ट वाला एक्सो. सब भूल जाओ, सब कोई भूल जाओ. हाँ, इतना टाइम लगता है एक्सो एंडो के ग्राफ पहचानने में? एक चैप्टर में हम पढ़े हैं इसको, पर 30 मिनट सिर्फ इस टॉपिक को लेके पढ़े हैं. कहाँ गई आपकी रिवीजन? खत्म हो रही है क्या? ये मत करो. एक्सो एंड दिस इज व्हाट? एंडो. एंडो में जो डेल्टा एच है क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार. आज मूड है गुस्सा करने की. बताओ, बताओ, खाओ ये सब मुझसे एक ही. जल्दी बताओ. एंडो में डेल्टा एच क्या होता है?
हाँ, एंडो में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी बच्चे कहाँ गए? निहाल, डोरेमी, भावना। पॉजिटिव। एक्सो में क्या होता है? नेगेटिव। एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज होता है, रिलीज हीट। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, ठीक है। अब देख, हमें पता है एक्सो में ऐसे ग्राफ होता है, एंडो में ऐसे होता है। हर जगह वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। और क्या मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में, कि यहाँ पे एक होता है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? शिव कहाँ थे अब तक? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट याद है कि नहीं? तो ठीक है। तो ये जो होता है ना बेटा जी, जो मिनिमम, देखो क्या लिखा है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी नहीं होगा, होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, हाँ कि ना? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, यस और नो? तो जो ये है ना, दिस वन, दिस वन, यही तो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। को हम ऐसे लिखते हैं, ओके, ई ए, यही होता है ई ए। क्या होता है? यही होते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो, यही होता है ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। यही क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के पास है 10 जूल ऑलरेडी, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए आपको 50 जूल चाहिए। ओके, तो जो 40 जूल आपको कौन देगा? जो देगा वही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलता है ना, वही होता है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया एक्टिवेशन एनर्जी? बताओ, बताओ बेटा जी। मतलब आप बोल सकते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट से लेके प्रोडक्ट तक, ओके, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट तक जो आने में आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इसको देखो, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, ये भी तो एक मिनिमम एनर्जी दे रहा है ना। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट जाने में ये भी तो एक मिनिमम एनर्जी दे रहा है। इसी को भी हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? समझ में आया? तो फिर आप मुझे खुद यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे होगा? बताओ, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे होगा? बताओ। क्या एक होगा रिएक्टेंट के लिए या फिर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए? यहां से यहां जो है दैट इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट तक जो आएगा दैट इज व्हाट? और बैकवर्ड डायरेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? और जो ये टोटल होता है ना बेटा जी, देखो, ये जो टोटल होता है, दिस टोटल फ्रॉम ट्रांजिशन एनर्जी यहां से यहां तक, दिस टोटल, दिस टोटल, यहाँ पे गौर करके देखो, दिस टोटल इज व्हाट? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। डन, डन। समझ गए? देख लो, बस डेफिनेशन देख लो अब। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन, वही होता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बोला रिएक्टेंट के पास भी कुछ एनर्जी होता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी आप दोगे कन्वर्ट करने के लिए, वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, डन, क्लियर? सीसी लिख लो। चलो ठीक है भावना। क्लियर? हाँ जी। यस। नहीं नहीं नहीं, कैसे ई ए एफ प्लस ई ए बी कैसे हो जाएगा?
नहीं वो नहीं होगा, आप बोल सकते हो ये हो सकता है फॉर्मूला, ये हो सकता है डेल्टा एच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ई ए ऑफ एफ माइनस ई ए ऑफ बी। समझे? अगर इन दोनों को आप यहाँ पे देखो रियाज, यहाँ पे देखो सपोज इन दोनों को आपने ऐड किया, ओके, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये नीचे वाला पार्ट भी तो रह रहा है, और या इस दोनों को ऐड करोगे तो ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। टोटल कब बोला? टोटल इन दोनों का टोटल नहीं, यहां से यहां तक देखो, ये नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक यही होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही देखो टोटल मतलब वो नहीं, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वन, यहाँ पे डायग्राम गलत हो गया है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है? उस दिन कैटलिस्ट के बारे में मैंने बोल दिया था कि कैसे कैटलिस्ट, वो जो ग्राफ बना के बोल दिया था ना। चलो ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहले देखते हैं। देखो फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स, जितना अलग वेराइटीज के रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही अलग अलग बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स एनर्जीज होंगे, जिसके लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी विल ऑब्वियसली बी व्हाट डिफरेंट। तो बस इतना याद रखो, रिएक्शंस, ओके, रिएक्शंस जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम, वहां पे रेट ज्यादा होगा। क्या भाई? एक्टिवेशन एनर्जी कम, वहां पे रेट इंक्रीजेस, बस। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने उस दिन बोल दिया था, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, बट हम पॉजिटिव को कंसिडर करके चलते हैं। और मैंने उस दिन बोल दिया था कि कैसे कैटलिस्ट रिएक्शन को इजी कर लेता है करने में, हाँ कि ना, उस दिन बोला था कि नहीं? तो जब मतलब ये था हमारा फॉर एग्जाम्पल ग्राफ, ओके, ऐसे था ग्राफ। अब ये था टोटल क्या, मतलब रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक था एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन हमने कैटलिस्ट यूज किया तो ये ऐसा आया। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया ना, तो क्या होता है जब पॉजिटिव कैटलिस्ट आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। हाँ की ना? हाँ की ना, बताओ, उस दिन बताया था बेटा जी। लिखो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके, ये नेगेटिव के बारे में नहीं है, नेगेटिव के बारे में नहीं है। और एक चीज याद रखो, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तब ऑब्वियसली आप खुद देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे खुद देखो, जब यहाँ पे आपने क्या किया, कैटलिस्ट ऐड किया, तो यहाँ पे टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी भी यहाँ से लेके यहाँ तक था, बट अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हुआ कि नहीं? थ्रेशोल्ड एनर्जी भी डिक्रीज हुआ कि नहीं? बोलो यस और नो, यस और नो, जल्दी। थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हुआ या नहीं? हुआ। चलो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। डन, डन। अब अगर नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि कभी नहीं पूछता, अगर पूछ लिया, तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है? इसकी बस उल्टा, नेगेटिव कैटलिस्ट अगर कभी पूछ लिया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा ऑब्वियसली। डन, डन बेटा जी। नेगेटिव कैटलिस्ट इन केस नहीं पूछता, हमारे लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ कैटलिस्ट उसी को ही लेके चलते हैं। बट अगर कहीं पे नेगेटिव पूछ रहा है, जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है? क्लियर, क्लियर। अब चलिए ओरिएंटेशन के ऊपर, जो मैंने आपको बोला था। चलो भाई ओरिएंटेशन में चलते हैं, ओरिएंटेशन में चलते हैं। इसमें ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, और जब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो पाता है ना, तब क्या हो पाता है? कोलिजन हो पाता है। क्या हमने ये पढ़ के आया था कि भाई जब ये प्रॉपर कोलिजन होगा, सॉरी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तभी क्या हो पाएगा? तभी तो कोलिजन हो पाएगा। यस और नो बेटा जी? हाँ हो पाएगा। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। और जब कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो ये है ए, ओके, और ये भी एक मॉलिक्यूल है ए, और ये है बी, और ये भी एक मॉलिक्यूल है बी। अब दोनों दोनों की तरफ आ रहे हैं, दोनों दोनों की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या, दोनों मिल गए, दोनों अभी ऐसे फॉर्म होंगे, हाँ की ना? हाँ की ना? तो यहाँ पे वो कोलाइड कर गए, यस और नो? वहां पे वो कोलाइड कर गए, यस।
दिस इज नाउ कॉल्ड व्हाट? इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन। डन। और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए ये रहा, एक ए मॉलिक्यूल्स ये रहा, एक बी मॉलिक्यूल्स ये रहा, एक बी मॉलिक्यूल्स ये रहा। अब ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ओके ऐसे आ रहे हैं। तो ये अभी कैसे बनेंगे? ए बी, ए बी ऐसे बनेंगे। तो ये क्या बन गया? इफेक्टिव कॉलिजन। हाँ कि ना? इफेक्टिव कॉलिजन। समझे? इफेक्टिव कॉलिजन तभी होता है जब ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है। लेकिन जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है देन नो कॉलिजन। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी वो पता चल जाएगा भाई नहीं होगा। देख लो और एक क्या है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि एक बी ये है, एक बी ये है, ये ऐसे जा रहे हैं। एक ए ये है, एक ए ये है, और ये आ रहे हैं बी के तरफ। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये मिलके कैसे बनाएंगे? ये ए मिला ये बी के साथ, अब ये ए तो इसके पीछे, ये बी। क्या ये दोनों मिल पाए? क्या ये दोनों मिल पाए? नहीं मिल पाए। सो ऑब्वियसली नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। नो प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर? प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लियर? बताओ। प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लियर हो गए क्या? बताओ। डन। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपको याद है मैंने बताया था जो फैक्टर्स होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है? मैंने बताया था नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, प्रेशर था, कैटलिस्ट था, और था वो जो एच न्यू फोटोन, फोटोन की प्रेजेंस में था, और एक क्या था? टेम्परेचर। मैंने बोला था हम टेम्परेचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यस आई सेड अबाउट इट। बस अभी इस टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन योर केमिकल काइनेटिक्स विल बी ओवर। ठीक है चलो। टेम्परेचर मैंने बोला था नॉर्मली क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। भाई ये हमें पता था जब भी टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ेगा? चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता। अब ये पढ़ाते पढ़ाते हमें जानना है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ओके क्या? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो एक होता है, मतलब आप बोल सकते हो एक कैसे होता है पता है? तुक्का लेके, मतलब एक होता है अप्रोक्स डिपेंडेंसी। आप बोल सकते हो क्या बोलोगे? अप्रोक्स डिपेंडेंसी। मतलब अप्रोक्स लगा के साइंटिस्ट ने निकाला। ओके अप्रोक्स लगा के साइंटिस्ट ने इसकी रिलेशन निकाला, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की रिलेशन, जिसकी वैल्यू थी क्या? मतलब जिसकी जो एक टर्म थी दैट वाज टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन बहुत उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉक्स आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एट लास्ट एक फाइनल जो उन्होंने किया दैट वाज अरेनियस इक्वेशन। तो पहले जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आया था उसको पढ़ लेते हैं। ये जानो जनरली फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जितना 10 डिग्री बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना याद रखो जितना 10 डिग्री बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ता है। समझ में आया? तो अभी जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये क्या होता है? दो रेट कांस्टेंट की रेशियो होता है। दो रेट कांस्टेंट की रेशियो होता है। कैसे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। दो डिफरेंट टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर, दूसरा किसमें कितना राइज हुआ? 10 राइज होने के बाद टेम्परेचर। समझे? समझे? एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर, एक होता है राइज होने के बाद टेम्परेचर। ओके हम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हम उसको ऐसे लिखते हैं। ओके ऐसे लिखते हैं। एंड इसकी जो होता है क्या रेशियो? दिस इज के अपॉन के, दो रेट कांस्टेंट के रेशियो। लेकिन मैंने क्या बोला? एक होता है नॉर्मल टी, एक क्या होता है? टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 गुना बढ़ गया हो। समझे? समझे? बस यही है। ये एक अंदाजा था, मतलब यू कैन से कि ये उन्होंने एक तरीका लगाया था। समझे? ये एक तरीका उन्होंने लगाया था विच वॉज टेकन एज अप्रोक्स। इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी। ओके इसको उन्होंने अप्रोक्स लगा के चला था कि भाई चले थे कि भाई 10 बढ़ेगा तो वो 10 डिग्री राइज होगा तो वो 2 से 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
मतलब दे सेड कि भाई यहाँ पे जब टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उन्होंने बोला दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 to, समझे? समझे बेटा जी? समझे? ओके, ओके, बस यही है, बस यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेती हूँ, करो। एक क्वेश्चन लेती हूँ, करो। क्वेश्चन लिखा है, लिखो भाई मेरे साथ। अभी मैं लिखूंगी तो ठीक है भाई, मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन लिखो, 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 क्या लिखा है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2। लिखो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2। ठीक है, फिर क्या है? इफ rate of reaction at 20 degree at 20 degree is x, क्या दिया है? at 20 degree celsius is x, okay, find rate at 80 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये निकालो, ये आप लोग निकालो। ओके, क्या दिया है? फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे दिया है 2, मतलब ये दे दिया आपको 2। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर, यहाँ पे लिखते हैं रेट। हमें ऑलरेडी दे दिया कि भाई ये 2 गुना बढ़ता है, दिया है कि नहीं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो वही है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो वही है, हमें दे दिया ये 2 गुना बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस में ये है एक्स, तो आप बोलो 30 डिग्री में कितना होगा, 40 डिग्री में कितना होगा, 50 डिग्री में कितना होगा, 60 डिग्री में कितना होगा, 70 डिग्री में कितना होगा, 80 डिग्री में कितना? आप खुद बोलो। हमें बोल दिया है कि भाई ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 2 गुना बढ़ रहा है, तो मतलब अगर 20 डिग्री में वो एक्स हुआ तो 30 डिग्री में क्या होगा? 2x। 40 डिग्री में क्या होगा? 4x। 50 डिग्री में क्या होगा? 8x। 60 डिग्री में क्या होगा? 16x। 70 डिग्री में क्या होगा? 32x। 80 डिग्री में क्या होगा? 64x। सो योर आंसर इज व्हाट? 64x। समझे? बस ऐसे ही होता, ऐसे ही होते। क्लियर? क्लियर? बोलो, बोलो बेटा जी, क्लियर? सीसी, चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कहा? अरेनियस इक्वेशन में। ये होता है बेटा एक्यूरेट डिपेंडेंसी। जब सब निकाल रहे थे क्या, जब सब निकाल रहे थे अप्रोक्स डिपेंडेंसी, तो ये निकाले भाई क्या? अप्रोक्स, मतलब एग्जैक्ट इन्होंने निकाला क्या? अप्रोक्स, सॉरी, ये क्या है? एक्यूरेट डिपेंडेंसी। क्या है भाई? एक्यूरेट डिपेंडेंसी। ठीक है, एक्यूरेट डिपेंडेंसी, ओके। हो गया, शुरू करें अरेनियस? अरेनियस शुरू करें? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देख, ग्राफ को थोड़ी बात पढ़ते हैं। अरेनियस की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? k इज इक्वल टू क्या थी? ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। दिस वॉज द इक्वेशन। मुझे पता है थोड़ा टेढ़ा इक्वेशन, थोड़ा टेढ़ा है, राइट? ठीक है, इक्वेशन ही है, ओके। ठीक है, अब सबसे पहले इसको लिख लो भाई, ये है क्या? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और ये जो होता है दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, ओके। या फिर हम उसको अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या? अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये आपको पता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ कि ना? अब आर आपको पता है क्या है? वो आर है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। टी है टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू आपको लेना है 8.314। ठीक है, ठीक है। अब जानते हैं कुछ टर्म्स। देख, ये जो होता है ना, दिस पार्ट, ये ग्राफ देखो, ओके, दिस पार्ट, ये ग्राफ देखो।
दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नीचे वाला है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नीचे वाला, हाँ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों क्यों प्री एक्सपोनेंशियल बोलते हैं? क्योंकि ये ई से पहले आता है, क्योंकि ई जो होता है दैट इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हाँ कि ना। ये जो ई होता है दिस इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि ये ई से पहले आता है इसलिए हम उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है? ये होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है। तो बेटा जी, ये जो होता है ना, यहाँ पे आता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आता है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको हम एक बैरियर लेके चलते हैं। क्या? एक बैरियर लेके चलते हैं। जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करेगा वो होता है इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी। समझ में आया? जो इस बैरियर को क्रॉस करेगा वो होता है ई टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। मतलब इतना तक जो ये फ्रैक्शन है, मतलब जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, ये क्या शो करते हैं कि ये कितने, मतलब ये कितने टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब मैं इसको FOM लिखती हूँ। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर में। लेकिन जब इस बैरियर को क्रॉस करते हैं ना, ये क्या शो करते हैं? T+10 डिग्री वाली। मतलब फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टेम्परेचर है इस एरिया वाले, और ये क्या है? फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट क्या? T+10 डिग्री सेल्सियस। बस यही है ग्राफ। ओके, यही है ग्राफ। कभी अगर दिया तो यही कर देना। तो ये जब इस बैरियर को क्रॉस करते हैं ना बेटा जी, जब इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, जब इस बैरियर को क्रॉस करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाती है भाई? क्या हो जाती है? ई टू द पावर माइनस माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमें पता चला जो रेट है, जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ओके, ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ये स्मॉल ई है भाई, ये स्मॉल ई, ये स्मॉल ई है। ओके, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमें ये पता चला कि भाई अभी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ई टू द पावर ई ए आर टी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाए, क्या? अब अगर, अच्छा सॉरी, पहले अगर रेट ये डायरेक्टली कांस्टेंट है तो फिर रेट कांस्टेंट भी होगा, हाँ कि ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो प्रोपोर्शनल, सॉरी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे, तो हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट दैट इज अरेनियस कांस्टेंट टू द पावर ई ए अपॉन आर। तो बस ऐसे ही आया था वो इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिली। लॉग के हम इक्वेशन निकालते हैं। इसकी एक इक्वेशन होती है, कैसे? एक लॉग की इक्वेशन होती है, उसको निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन? k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दोनों की तरफ लॉन लिख लो, लॉन के लॉन ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब लॉन के, ये इनटू है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? लॉन ए प्लस लॉन ई टू द पावर ई ए आर टी। अब ये जो ई ए बाई आर टी है इस तरफ आ जाएगी। लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉन ई। हाँ की ना, हाँ की ना। अब क्योंकि ये लॉन ही है, इसकी बेस भी तो ई होता है, सो दिस इज वन, दिस इज व्हाट, दिस इज वन। तो बस आपके पास इक्वेशन आ गया, लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए इज इक्वल टू, सॉरी, लॉन ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। ओके, समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया? बस एक इक्वेशन ही है, बस एक इक्वेशन ही है। अब इसको हम इसकी एक ग्राफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे भाई? ग्राफ निकालेंगे। चलो निकालते हैं। ठीक है, इसकी ग्राफ निकालेंगे। इसकी जो ग्राफ होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है। क्यों? क्यों होगी आप खुद सोचो, क्यों होगा आप खुद सोचो। क्या आपको ये कुछ mx प्लस सी की तरफ दिखाई दे रहा है? यस और नो? क्या ये हो सकता है y? और अगर हम इस तरफ ले आएंगे
चलो ऐसे कर लेती हूँ मैं इक्वेशन को, ऐसे कर लेती हूँ। लॉन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1/t प्लस लॉन ए। क्या अभी आपको ये दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? हाँ कि ना, अभी दिखाई तो दे रहा होगा, अभी तो दिखाई दे रहा होगा एम एक्स प्लस सी की तरफ, सी की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, क्यों नेगेटिव स्लोप है? क्योंकि आप खुद देख लो यहाँ पे माइनस ई ए बाय आर है, नहीं तो पॉजिटिव स्लोप होता है। एम एक्स प्लस सी तो दिखाई दे रहा है, जब भी एम एक्स प्लस सी दिखाई देता है तब हम स्लोप करेंगे आइदर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव स्लोप। तो आप मुझे बोलो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा, ये क्या हो जाएगी? माइनस ई ए अपॉन आर। हाँ की ना, माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, क्लियर? ये है क्या? ये है लॉन ए और ये है 1/2। डन, डन। ठीक है, अब क्योंकि हम सारी चीज लॉग में नॉर्मली निकालते हैं, तो इसको भी लॉग में निकालते हैं। क्या? इसको भी लॉग में निकाल देते हैं। अब हमें पता है लॉग में जब भी करना है बेस 10 लाने के लिए हम क्या करते हैं? 2.303 इंटू करते हैं। सो लिखो 2.303 लॉग, इसकी बेस 10 ही होगा, 10 के 2.303 लॉग a to the base 10 minus EA upon RT। तो क्या हमें यहां से मिलेगा? log 10 के मतलब सब पे अगर हम 2.303 माइनस कर लेंगे इज इक्वल टू log a to the base 10 माइनस EA अपॉन RT। सॉरी, हम 2.303 डिवाइड करेंगे 2.303 RT। हाँ की ना? चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिवाइड 2.303। ठीक है, और एक इक्वेशन रिएक्शन आ गया, और एक आ गया। क्या मैं इसकी भी निकाल पाऊंगी ग्राफ? सेम ग्राफ होगा, आप खुद देखो, खुद देखो, सेम ग्राफ होगा, बस स्लोप भी सेम होगी, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव में सेम होगी, बट अलग क्या होगी? अलग क्या होगी? उसकी जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। आप खुद देखो, आप खुद देखो, स्लोप तो ऐसे ही रहेगी, स्लोप तो ऐसे ही रहेगी। क्यों? देखो ये है log k का, ये है 1/t का। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो क्या ये आ रहा है? y c माइनस एम एक्स, मतलब एम एक्स प्लस सी, हाँ की ना? आ रहा है, बट क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव स्लोप हो रहा है। बट यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस ई ए अपॉन 2.303। क्लियर? बोलो बेटा जी, क्लियर? डन, डन। चलो ठीक है भाई। अब लास्ट एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। क्या? रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, ओके, चलो ठीक। दो अलग अलग टेम्परेचर में पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं K1 कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर T1 है, K2 कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर T2 है, और ये भी मानते हैं T2 इज ग्रेटर देन T। ठीक है, ठीक है। चलो पहले दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ओके, log K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A, इक्वेशन 1 लेते हैं इसको, और एक क्या होगा? log K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस log A, और इसको हम लेंगे क्या? इक्वेशन, इक्वेशन। ओके, अब सिंपली आप क्या करोगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को, क्या ये हो जाएगा? log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, log A माइनस log A 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ की ना? हाँ की ना? बोलो। अब ये क्या हो जाएगा? ई ए, अगर माइनस माइनस को हम ले ले कॉमन तो क्या हो जाएगा? ई ए 2.303 आर टी वन माइनस ई ए 2.303 आर टी टू। यस, यस। तो बस अभी इक्वेशन आ गया, और क्या चाहिए भाई आपको?
इक्वेशन आ गया भाई, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया, खुद देख लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log k2/k1, यस और नो लिख सकती हूँ? ये क्या हो जाएगा, कि a बाई 2.303 r को कॉमन लो, 1/t1 डन, क्लियर। यही होता है जब भी क्वेश्चन में अगर दो टेम्परेचर होंगे, यही लगा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आंख से बन पा रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास तो नहीं होगा। डोंट वरी, इससे कम आएगा केमिकल काइनेटिक्स से, ओके, कम आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ केमिकल काइनेटिक्स ओवर, खत्म हुआ आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया मतलब डीपीपी सारे सॉल्व नहीं हो पाए, डीपीपी 2 रह गया और डीपीपी 3 भी रह जाएगा, जो कि मैं आज दूंगी, राइट। सो डोंट वरी, केमिकल काइनेटिक्स में इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेस्ट में, मतलब अभी जो टेस्ट होगा, उसके बाद जो टेस्ट होगा, उसमें लेवल के क्वेश्चन है, ओके। सो ठीक है, डीपीपी 1 सॉल्व कर लेते हैं भाई, इजी वाला पार्ट है, आधा घंटे में सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, इट्स ओनली 9 to, लेट में खत शुरू भी किए थे, ओके। लेट्स डू डीपीपी 1, क्या बोलते हो भाई, 8:15 में शुरू हुआ था, डीपीपी 1 कर ले। कर लेते हैं, हाँ, कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी ना कर रही थी थोड़ा थोड़ा, इजी क्वेश्चन से ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो, खुद देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ओके। क्या लिखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राई डाइऑक्साइड बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ये हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड -d/dt, O2 इज इतना दे दिया ऑलरेडी, ओके, ठीक है भाई, ऑलरेडी इतना दे दिया है। बोला है ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 निकालो, क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 निकालो, ठीक है, ठीक है भाई, निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2। क्या हमें पता है, जो R होता है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दैट इज व्हाट, -12 डी SO2 अपॉन डेल्टा, या फिर डेल्टा टी, कुछ भी लिखो, dt लिख रहे हो, ओके, dt इज इक्वल टू -DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DSO3 अपॉन dt, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और हमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, मतलब DSO2 अपॉन dt, क्योंकि हमें पता है जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस पूछता है, तब क्या उस स्टोइकियोमेट्री की कुछ भी काम है, बोलो ये सब नो, क्या कुछ काम है, कुछ भी नहीं ना। जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछता है, क्या स्टोइकियोमेट्री की कुछ भी काम है, हाँ कि ना, नहीं है। तो भाई देख लो, यहाँ पे माइनस जो ये लिखा है इज इक्वल टू -d/O2, तो भाई इसकी वैल्यू तो हमें दिया था, ये है। अब क्योंकि हमें d/SO2/dt निकालना है, तो हम क्या करें, इस 2 को लेके इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 5 × 10⁻⁻⁴ समझ में आया ये वाला, बोलो, आया। जो क्वेश्चन है ना डीपीपी 1 में, सब आपको आता है, सब। बस एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ करोगे, मुझे पता है, आई एम श्योर, नहीं तो सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ऐसे देखते ही हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ रिएक्शन x + 2i गिव्स प्रोडक्ट। पहले रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया है, -dx अपॉन dt इज इक्वल टू -12 dy/dt इज इक्वल टू dp/dt। पहले क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, मतलब यही यही तो होगा उसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, स्टोइकियोमेट्री भी नहीं है, इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, नहीं भाई, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये ट्वाइस ही नहीं है, तो हाफ लिखा है। The rate of disappearance of x is equal to half of rate of disappearance of product दिया है, नहीं भाई ये भी सही नहीं होगा। Rate of appearance of product, rate of appearance of product, मतलब जो कि ये is equal to half the rate of disappearance of y, ये सही होगा या नहीं, देखो ये सही होगा या नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस, क्या होगा, ऑप्शन 3, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला गड़बड़ करे हुए मुझे पता है, मुझे, देखो क्या दिया है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया है, SO3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ठीक है भाई, डी SO3 अपॉन dt की फॉर्मेशन दिया है, दैट इज 1.6 × 10⁻³
केजी लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, ठीक है, इतना दिया है। अब क्या निकालना है, SO2 का निकालना है। क्या निकालना है, SO2 का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले R निकालते हैं। R इज इक्वल टू वॉट, R इज इक्वल टू माइनस हाफ DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ DSO3 अपॉन dt। हाँ की ना, हाँ की ना। अब आपको किसकी वैल्यू दे दिया है, DSO3 मतलब इसका दे दिया, और आपको निकालना है ये सिर्फ DSO2। चलो इस दोनों को इक्वेट करते हैं। माइनस हाफ DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ DSO3 अपॉन dt। क्या मैं इन दोनों को काट सकती हूँ, हाँ भाई काट सकती हूँ। तो क्या मुझे माइनस DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू यही सेम वैल्यू मिल रहा है 1.6 इंटू 10⁻³ kg -1 मिनट इनवर्स। हाँ की ना, यही मिल रहा है। यस और नो, बोलो बोलो बेटा जी, मिल रहा है ना यही। बट दिस इज नॉट द आंसर। बहुत बच्चे ऑप्शन 1 लिखेंगे, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट आंसर। अब पूछोगे क्यों, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, किसी का भी रेट का यूनिट क्या होता है? क्या केजी पर लीटर पर मिनट होता है या मोल पर लीटर पर मिनट होता है? बोलो क्या होता है बेटा जी, क्या होता है? क्या वो होता है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स? हाँ की ना। और यहीं पे हम गलत कर लेते हैं, समझे? समझे क्या? समझे? सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा, चलो करते हैं। ओके, हमें क्या गिवन है, यहाँ पे करते हैं। क्या गिवन है, डी SO3 अपॉन dt इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ केजी में है, केजी लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, अब रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ DSO3 अपॉन dt। ठीक है भाई, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सो अब DSO2 अपॉन dt निकालने के लिए हमें मिला 1.6 इंटू 10⁻³ बट किसमें, केजी में। अब मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, SO2 के SO3 के मोल्स को, मतलब इसके लिए जो कि था 1.6 इंटू 10⁻³ इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, SO3 की मोल्स, SO3 की मास बोलो 32 प्लस 16, 3 ज़र 48, 80, 80, 80। ये 4 4 ज़र 4, 20 ज़र 5 ज़र। सो दिस विल कम, इसको लिखो 80, ये भी कैंसिल करो। सो क्या आपको यहाँ पे मिला है 0.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर मिनट। हाँ की ना, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 80 मिल गया। बट अभी हमें ऑप्शन तो मोल पर मिनट में नहीं दिया है, हमें ऑप्शन किस में दिया है, केजी में दिया है। तो बस इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने मोल निकालने के लिए बाय करा था मास, बस इसमें इंटू कर लेंगे SO2 के 0.2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻⁴ जो क्या आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3। देख लो आंसर है, देखो ऑप्शन था। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया? यूनिट देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द रिएक्शन N2 प्लस CH2। भाई हमें ये रिएक्शन दिया है, द करेक्ट इक्वलिटी रिलेशनशिप। सबसे पहले मैंने क्या किया, किसकी रिलेशनशिप पूछी है, NH3 और H2 की पूछी है। देखो NH3 का रिलेशन ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट में हाफ हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। अब हर जगह d/dt NH3 दिया है, तो इस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा 3। हाँ अभी नहीं होगा, आई एम श्योर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी DH2 अपॉन dt में हम ऊपर यहाँ पे 3 ले लेंगे। ओके, आ गया हमारा रिलेशन, आ गया हमारा रिलेशन, -2/3 d अपॉन dt H2। दिस इज वेरी इजी, आप लोग ऐसे ही कर लोगे, ऐसे ऐसे कर लोगे आप लोग। डन, डन। नंबर 5 में चलिए, क्या दिया है, द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट्स गिवन बाय इतना के
ओके ओके ओके, ए टू द पावर 1/2, बी टू द पावर 1/3, सी टू द पावर 1/4। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछे भाई, सबको ऐड करो। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 2 3 6, 6 4 24, 2 12 प्लस 3 8 प्लस 4 6, कितना होगा? 12 प्लस 8 कितना है? 22, 23 24 25 26 27 28, 28/24, 13/12, दिस इज द आंसर। खत्म। ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये तो आपको पता है। एक्स प्लस वाई होता है ना, तो बस वही है यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा है रिएक्टेंट में, तो सबको ऐड कर लो। यस डन। फिर क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5। ठीक है, इसमें तो 1 है 1 है 1 है भाई, इसको छोड़ो, ये ओवरऑल ऑर्डर नहीं होगा। 0.5 0.5 इसको भी ऐड करोगे तो 0.5 नहीं आएगा। इसको करोगे 1.5 माइनस 1 प्लस 0, ऑब्वियसली 1.5 माइनस 1 प्लस 0, 0.5 आएगा, मतलब ऑप्शन डन। डन। बस ऑर्डर ही निकालना है, और कुछ नहीं। ऑर्डर ही तो निकालना है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चले। फॉर द रिएक्शन, सेम ऑर्डर पूछा है, बोलो भाई ऑर्डर क्या होगा? H2 का है 1 प्लस Br2 का है हाफ, निकालो 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब ये ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है ना, 2 1 जा 2 1, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं हम उसे 3/2, और ऑप्शन में 1 होल 1/2 दिया है, हो जाएगा। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। दो क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ आपको, सेकंड वाला आप खुद करना। ओके, मैंने ऐसा सेम टू सेम क्लास में बताया था। मैंने क्या बोला था, कहीं पे भी अगर सेम है उसी को देखना, ये एक दो सेम है, ये सेम है, सबसे पहले ए को लेके चलते हैं। ओके, ए को लेके चलते हैं, या फिर बी, आपको जो मर्जी आपको लेना है ले लो, क्योंकि अगर आप ए लोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो चलो भाई लेते हैं। अब क्या करना था, मैंने क्या बोला था, सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेना। ओके, 3.6 इंटू 10 to the power -1, 9 इंटू 10 to the power -2 इज इक्वल टू k अपॉन k, 0.3x, 0.3x, 0.2y, 0, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.4 ऊपर, 0.2 नीचे। ओके। ओके, सो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 36 इंटू 10 to the power -1, हाँ लिख सकती हूँ। तो ये टोटल कैंसल, 9 4 जर 36, ये कैंसल, ये भी कैंसल, 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, चलो भाई लिखो, लिखो भाई लिखो। तो क्या आएगा हमारा एट लास्ट, 2 to the power y इज इक्वल टू 4, मतलब 2 to the power y इज इक्वल टू 2 to the power 2, कैंसल, y हमारा आ गया 2, मतलब b के पावर तो हो जाएगा 2। देख लो भाई ऑप्शन में अगर डायरेक्ट दिया है, देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें b का पावर 2 होगा, बस यही होगा आंसर, आई एम श्योर। रुको देख लेती हूँ, कौन सा नंबर था? 8 था ना, देखो 8b। ओके, 8 इज b, हो गया। ऐसे आप ए का भी निकाल सकते हो, ऐसे नंबर 9 भी कर लेना खुद। ओके, इसमें मैं क्या बताऊं, खुद कर लेना। नंबर 10, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्वियसली लॉ ऑफ एक्शन इज अ थियोरेटिकल प्रोपोजल, यस मैंने ये सब आपको पढ़ाया। रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ, फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म, यस, जब भी मैकेनिज्म हम यूज करते हैं तब क्या यूज करते हैं, रेट लॉ, दैट इज मोर इंफॉर्मेटिव। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ, नहीं ये हमेशा अलग नहीं होगा, हमेशा अलग नहीं होगा, यही होगा आंसर। डन। नंबर 10 तक हुआ या नहीं? हाँ, और नंबर 11 बताओ भाई, ये तो मैं बता बता के थक गई हूँ, बताओ नंबर 11 बताओ जल्दी, 11 बताओ, नंबर 11 बताओ। 1, exactly. Acidic hydrolysis of ester, pseudo first order reaction. Inversion of sugar cane, sorry, cane sugar, pseudo first order reaction. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रिएक्शन 2a+b, ये भाई है क्या, इंटरमीडिएट वाला, मैंने ये भी कराया था, आपको बताया था कैसे करना है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये है फास्ट, ये है स्लो। तो अब क्या बोला है, ये एक मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो इसकी ऑर्डर बताओ, इसकी ऑर्डर बताओ। अब हम स्लो से देखेंगे, स्लो से देखेंगे, जो इंटरमीडिएट है हम उसको देखेंगे। इस रिएक्शन से हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ मतलब रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k A2
बी। यही हो जाएगा हमारा रेट, हाँ कि ना। सो अभी फर्स्ट स्टेप से हमें इस A2 को क्या करना है, रिप्लेस करना चाहिए, मतलब इस ये फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वाई? बिकॉज द इंटरमीडिएट, क्योंकि 2 ऐसे A2 बन रहा है और यहाँ भी A2 है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो चलो भाई करते हैं अभी। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप से हमें क्या मिलेगा, आप खुद देखो। क्या यहाँ से मैं लिख सकती हूँ के एफ ए टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये हमेशा बोला है कि भाई जब भी ऐसे आएगा तो हम के इक्विलिब्रियम लेके चलेंगे, के बी ऑफ व्हाट, A2। ओके, सो कर लो भाई, के एफ अपॉन के बी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो क्या मैं अभी इसको इसके बदले में लिख सकती हूँ? लिखो भाई, लिखो, लिखो। और रेट विल बी व्हाट, के के एफ अपॉन के बी। ए, अच्छा ये A2 क्यों लिखा है भाई, ये ए है, सिर्फ ए। ओके, ए टू द पावर 2 बी, ठीक है। इसको हम टोटल के डैश ले लेते हैं, ए टू द पावर 2 बी। तो टोटल ऑर्डर कितना आ गया, ये के डैश है, 1 मत समझना, 2 और बी के ऊपर कितना है, 1। ऑर्डर कितना आ गया, टोटल ऑर्डर बताओ, 2 + 1 दैट इज 3। यस, ऑप्शन 2 इज द आंसर। डन, डन, क्लियर। क्लास खत्म करे, क्लास खत्म करे। चलो भाई, मैं थक गई हूँ बहुत। ओके, केमिकल काइनेटिक्स ओवर। जैसे भी क्वेश्चन आएगा डीपीपी 1 की तरह ही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर से आ सकता है, बट वो आप कर लोगे जैसे हमने क्लास में किया है वैसा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास खत्म करते हैं, चलो। कल सोल्यूशन स्टार्ट होगा, कल सोल्यूशन स्टार्ट होगा। डोंट फॉरगेट शार्प 8 PM में ज्वाइन करना है। ओके, उसके बाद मंडे क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे तक मैं पूरी, मतलब आई विल बी एब्सेंट। ओके, नहीं रहूंगी मैं इधर, नहीं थी भी, मैं आई आज, कल रहूंगी। कल आपकी क्लास खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी, नहीं कल तो नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी। ओके, चलो ठीक है, डन, क्लियर। चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक रेस्ट, जाओ अपनी खाना वाना खा लो। मतलब हम नॉर्मल क्लास पे जल्दी शुरू करके भी हमारा इतना लेट खत्म होता है, आज लेट में शुरू हुआ, जल्दी खत्म हुआ। टेक केयर एवरीवन, मैं भी या, चलो, बाय बाय। सब ज्वाइन करना, ओके। और अपने लिए एक बार क्लैप कर लो भाई, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, खुश हो जाओ। एंड मुझे पता है 2 दिन हो गया, लाइक मोटिवेशन नहीं आया, क्योंकि मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूँ यार। मैं खुद थक के आके आपके पास लाइक यहाँ पे बैठती हूँ क्लास करने के लिए। ट्रस्ट मी, आई एम रियली टायर्ड, बहुत टायर्ड। आपकी क्लास खत्म हो गया, आई एम गोइंग टू, लाइक आई टेक अ शावर एंड देन आई स्लीप, खत्म। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।